राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज हम तो फ्रेंड्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक टॉपिक पर डिस्कशन कर रही हैं जिसका नाम है पुट। वो हैं नेहा और प्रीति। नेहा प्रीति से कहती है, यार ये पुट क्या होता है, क्या तू मुझे एक्सप्लेन कर सकती है। तो प्रीति उसे समझाना शुरू करती है। तो वो कैसे समझाती है ये जानते हैं। प्रीति कहती है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि पुट होता क्या है। पुट यानी कि रसादि द्रव्य पाकानां प्रमाण ज्ञापम पुटम नेष्टो न्यूनान्तिकः पाकम पाकः सुपक्वम हितम औषधि। रसशास्त्र में भस्मीय द्रव्यों को भस्म करने के लिए जो अग्नि द्वारा पाक क्रिया की जाती है उसे पुट कहते हैं। ये तो हुई पुट की परिभाषा, यानी कि जो भी हम उपरस, रस, साधारण रस, धातु, उपधातु, उपरतन आदि द्रव्यों को पाक लगने वाली जो अग्नि के प्रमाण को सूचित करने वाले माध्यम को हम पुट कहते हैं। न्यून न बहुत कम अथवा अधिक, यानी कि ना बहुत ज़्यादा पाक नहीं हो, अच्छी प्रकार पक्व औषधि ही हितकारी होती है। अगर हम पुट की संख्या की बात करें तो पुट की संख्या क्या होती है, ताम ऊर्जा का मुख्य स्रोत अग्नि और सूर्य है। इस स्रोत के आधार पर पुट के 3 भेद बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? चंद्रपुट, सूर्यपुट और अग्निपुट। ताप ऊर्जा का मुख्य स्रोत अग्नि और सूर्य बताए गए हैं। इस स्रोत के आधार पर पुट के 3 भेद देखे गए जाते हैं। एक चंद्रपुट है, एक सूर्यपुट है और एक अग्निपुट है। यानी कि पहले तो ये हो गया, जो हम भस्म बना रहे हैं उसको हम भस्म बनाने के लिए, जो भस्म बनाने के द्रव्यों को हम जो भी भस्म बना रहे हैं उसके लिए जो अग्नि हम देते हैं, वो जो पाक की जाती है, जिस अग्नि द्वारा पाक किया जाता है उसे हम पुट कहते हैं। उसके बाद यही सेम डेफिनेशन रस समुच्चय ने दी थी कि रस, उपरस, साधारण रस, धातु, उपधातु या रत्न, उपरत्न आदि द्रव्यों को पाक लगने वाली जो भी अग्नि का प्रमाण हम देते हैं या सूचित किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है, वो क्या कहलाता है? वो उसका माध्यम पुट है। उसके बाद ना तो हम उसमें बहुत अधिक अग्नि देते हैं, ना बहुत कम अग्नि देते हैं, और उसी पर हम पाक करते हैं और वही औषधि श्रेष्ठ होती है, यानी कि हितकारी भी है, वही औषधि होती है। अब पुट की संख्या ताप और ऊर्जा से के मुख्य स्रोत 2 होते हैं, एक तो अग्नि है और एक सूर्य है। अच्छा, इस स्रोत के आधार पर पुट 3 प्रकार के हो गए, एक चंद्रपुट, एक अग्निपुट और एक सूर्यपुट। ठीक है, ये 3 प्रकार के हमारे हो गए पुट। लेकिन अपेक्षित अग्नि के आधार पर पुट के निम्न भेद किए गए हैं। लेकिन जो हम अग्नि मतलब डायरेक्ट फॉर्म में दे रहे हैं, मतलब एक तो हमें जो सूर्य से मिल रही है, एक चंद्रमा से मिल रही है, लेकिन अब अग्नि को भी कई तरीके के पुटों के द्वारा दिया जाता है। वो कितने प्रकार के? तो 6 प्रकार के बताए गए हैं। पहला महापुट, दूसरा गजपुट, फिर कुकुटपुट, वराहपुट, लघुपुट और भूधरपुट। ये 6 तरीके के पुट बताए गए। पुट के लिए प्रयुक्त ईंधन एवं उपकरण के आधार पर अन्य भेदों में और इसके अलावा कौन से पुट बताए गए हैं? इसके अलावा 3 पुट बताए गए हैं। एक है गोबर पुट, जिसे हम लावक पुट कहते हैं, भांड पुट जिसे हम कुंभ पुट कहते हैं, और बालुक पुट। ये 3 प्रकार के पुट होते हैं। अच्छा, अब चंद्रपुट क्या होता है? चंद्रपुट वो पुट होता है जिसमें हम चंद्रमा की रोशनी से प्राप्त होने वाली ताप ऊर्जा के लिए भस्मीय द्रव्यों को चंद्रमा के प्रकाश में रखा जाता है। मतलब हम उसको चंद्रमा की रात भर उसको चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं और सुबह हटा लेते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है? वो पक्व हो जाता है। तो चंद्रमा की अग्नि से जो हमें प्राप्त होने वाला ताप या ऊर्जा के लिए जो भस्मीय द्रव्य को चंद्रमा के प्रकाश में रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? इसे एक संस्कार विशेष कहा जाता है, इसे संस्कार विशेष भी कहा जाता है। इसे ही चंद्रपुट कहते हैं, इसे ही हम चंद्रपुट कहते हैं। इससे एग्जाम्पल है मुक्ता, प्रवाल, पिष्ठी और भस्म। ये 3 इसके प्रमाण हो गए। उसके बाद अगर हम सूर्यपुट की बात करें तो सूर्यपुट यानी कि रौद्रपुट या भानुपुट, क्योंकि उसमें रौद्रपुट क्यों कहते हैं? वो इतनी गर्मी होती है उसमें। और भानुपुट भानुपाक, ठीक है।
भस्मीय द्रव की पाक भावना देकर इसे सूर्य रश्मि में रखकर किया जाता है। इसे हम सूर्य में भस्मीय द्रव उसको बना लेंगे, हम उसको क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश में रख देंगे। किया जाता है द्रव्य सूर्य ताप से ऊर्जा प्राप्त कर पक्व हो जाता है, और वो क्या होगा, जब सूर्य की ऊर्जा उस पर पड़ेगी वो अपने आप पक जाएगा। तो इसे ही रौद्रपुट या भानुपुट कहा जाता है। इसके जो उदाहरण हैं वो प्रवाल पिष्ठी है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करें अग्निपुट की। तो अग्नि में क्या होगा, हम इसमें ताप ऊर्जा देते हैं, प्राप्ति का कृत्रिम विधान है। ठीक है, उसके बाद अब हमने 6 प्रकार के पुट की बात की थी। एक महापुट, एक गजपुट, एक वराहपुट, एक लघुपुट, एक कुक्कुटपुट और भूधरपुट। ठीक है, अब ये होते क्या है, तो महापुट क्या होता है, महापुट वो पुट होता है जिसमें हम पहले तो ये पता होना चाहिए कि कितने हाथ होने, कितने हस्त का प्रमाण होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। तो ये महापुट है। ये महापुट कैसे है कि इसमें क्या होता है कि एक तो हम इसमें कितने हस्त का गड्ढा करते हैं, मतलब कितने हाथ का, 2 हस्त का गड्ढा करते हैं। ठीक है, ये इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रस रत्न समुच्चय के अकॉर्डिंग इसमें हम 2 हाथ का गड्ढा करते हैं, लंबा, चौड़ा एवं गहरा चौकोर गड्ढा, जिसमें 1500 उपले देकर प्रथम 1000 उपले निम्न भाग में भर दें, मतलब नीचे के भाग में। ठीक है, 1000 उपले हम नीचे रखेंगे और 500 उपले ऊपर रखेंगे। ठीक है, हमने दो हाथ का गड्ढा कर लिया। फिर क्या हुआ कि उसमें क्या करा हमने, नीचे और ऊपर 1000 और 1500 के मतलब 1500 टोटल उपले हैं, लेकिन ऊपर की तरफ 500 उपले रखे और नीचे की तरफ 1000 उपले रखे। उसके बाद क्या करा कि हमने उसको 1000 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, 2-2 हाथ, तो क्या है, 2-2 हाथ लंबा, चौड़ा एवं गहरा चौकोर गड्ढा, जिसमें 1500 उपले देकर प्रथम 1000 उपले निम्न भाग में भर दें। उस पर संपुट को रखकर शेष 500 उपलों से रखकर अग्नि जला दें। ठीक है, इसे ही महापुट कहते हैं। जमीन के अंदर 2 हाथ लंबे, 2 हाथ चौड़े तथा 2 हाथ गहरे खोदे गए चौकोर गड्ढे को महापुट कहा जाता है। 2 हाथ लंबा भी होगा, 2 हाथ चौड़ा भी होगा और 2 हाथ ही गहरा होगा, यानी कि 2 हस्ती होगा। ठीक है, कि कुल संख्या और उपलों की कुल संख्या 1500 है। कैसे हम रखते हैं, द्रव्य संपुट के नीचे हम 1000 उपले रखते हैं, बाकी के शेष 500 ऊपर रखते हैं और प्रज्वलित अग्नि देते हैं। ठीक है, इसे महापुट कहते हैं। लेकिन शारंगधर ने महापुट 30 उपले बताए हैं। ये किस अकॉर्डिंग बताया है, ये अभी तक नहीं पता चला। ठीक है, कुछ लोग 1000 उपले भी देते हैं, कुछ 1000, लेकिन वैसे 1500 ही बताया गया। उपयोग क्या है इसका, कि ताम्र, पारद, स्वर्ण, वज्र एवं त्रिवंग आदि द्रव्यों का भस्म बनाया जाता है। तो किस किस का भस्म बनाया जाता है, ताम्र का, पारद का, स्वर्ण का, वज्र का और त्रिवंग आदि द्रव्यों का भस्म या बनाया जाता है। तो ये क्या हुआ, आपका महापुट हुआ। अब हम बात कर रहे हैं गजपुट की। अभी हमने बात करी महापुट की, अब हम बात कर रहे हैं गजपुट की। गजपुट में क्या होता है, महापुट में हमने क्या करा था, 2 हस्त का गड्ढा किया था। इसमें हम बात कर रहे हैं कि हम कितने का कर रहे हैं, इसमें हम 1 राजहस्त का गड्ढा कर रहे हैं, 1 राजहस्त चौड़ा, 1 राजहस्त गहरा। ठीक है, फिर क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 1000 उपले लेते हैं। 1000 उपले कैसे लेते हैं, 1 राजस का मतलब होता है 57 सेंटीमीटर। क्या करते हैं, हम कितने सेंटीमीटर का गड्ढा करते हैं, 1 राजस का, यानी कि 57 सेंटीमीटर का हम एक गड्ढा कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, उसमें 750 जो उपले हैं वो नीचे रख देंगे। फिर द्रव्य संपुट रखेंगे, फिर उसके ऊपर बाकी के 250 उपले रख देंगे, यानी कि 2/3 पार्ट में हम 750 उपले रखेंगे और बाकी ऊपर 250 उपले रखेंगे। तो इसका क्या है, 1.25 हाथ प्रमाण का लंबा, चौड़ा और गहरा चौकोर गड्ढा, जिसमें कंठ पर्यंत उपले भर ऊपर मूसा या शराब संपुट रखकर नीचे डाल दिए गए हों। उपलों के प्रमाण का आधा ऊपर से डाला अग्नि प्रज्वलित कर ना चाहिए, इसे गजपुट कहते हैं। महापुट के आयम विस्तार में उपलों की संख्या 1500 बताई है। उस हिसाब से गजपुट के आयम विस्तार में वाले गड्ढों को भरने के लिए उसी आकार प्रकार के 1000 उपलों की संख्या पर्याप्त होती है। पुट देते समय 750 उपले पहले अच्छी प्रकार गड्ढे में भरकर उस पर मूसा
अथवा संपुट रखकर बाकी के 250 उपले ऊपर से भरकर अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए। इसे गजपुट कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? अकीक, अभ्रक, कच्छ पृष्ठ, कप्रद, कांच, कांस्य, कुंकुटांग, त्वक, गोदांत, गोमेद, जहर, मोरहा, ताम्र, नाग, नीलम, तवर, पारद, पीतल, प्रवाल, माणिक्य, मंडूर, मृगशृंग, रजत, यशद, लोह, वंग, शंख, संबुक, शुक्ति, स्वर्ण, स्वर्णाक्षी, खड़ताल, वज्र एवं त्रिवक आदि द्रव्यों की भस्म निर्माण में किया जाता है। ये था गजपुट। अब इसके बाद आता है अर्ध गजपुट। अब अर्ध गजपुट क्या होता है? देखो, गजपुट के जो आधा हुआ वो ही अर्ध गजपुट है। ठीक है, बस इतना याद रखना, एक राजस की जगह क्या हो जाएगा? आधा उसका, यानी कि 57 सेंटीमीटर का हाफ करके उतना हो जाएगा, 25.3 सेंटीमीटर का गड्ढा होगा। ठीक है, ये यादव जी ने ताम्र एवं वंग के मारण के लिए बताया गया था पुट। ठीक है, उसके बाद इसका उपयोग किस लिए किया गया था? इसका उपयोग किया गया अभ्रक, कासी यानी कि नाग और तथा वंग आदि का भस्म बनाने के लिए किया गया। तो ये है अर्धगज पुट। अब बात करते हैं नेक्स्ट पुट की, जो है वराह पुट, जिसे हम क्रोट पुट भी कहते हैं और वरावह पुट भी कहते हैं। अच्छा, वराह का मतलब क्या हुआ? पिग, यानी कि सुअर। ठीक है, सबको पता है। तो इसमें हम कितना, एक अड़तनी यानी कि 22 अंगुल का गड्ढा करते हैं। इसमें हम 150 उपले लेते हैं, 100 उपले नीचे और बाकी के 50 संपुट के ऊपर। कितने का गड्ढा करते हैं? एक अड़तनी का, 22 अंगुल का, और कितने उपले लेते हैं? 150 उपले। देखो, पहले वाले में हमने 1500 लिए थे, दूसरे वाले में हमने 1000 लिए थे, अब तीसरा यानी कि वराह पुट आया है, उसमें हमने 150 लिए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम? एक अड़तनी लंबा चौड़ा तथा गहरा गड्ढा खोदकर 100 उपले नीचे, मध्य में संपुट तथा 50 उपले ऊपर से रखकर अग्नि दी जाती है। ठीक है, इसे वराह पुट कहते हैं, या वाराणक्य पुट भी कहते हैं, या क्या कहते हैं? क्रोड पुट कहते हैं। तो अगर वाराक्य पुट आए या वराह पुट आए, वाराख्य पुट आए या क्रोट पुट आए, तो वो सब वराह पुट में आते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग अभ्रक, ताम्र, रजत, स्वर्ण, माक्षिक, वज्र आदि की भस्म बनाई जाती है। तो वराह पुट में हमने 150 पहले तो एक अड़तनी यानी कि 22 अंगुली का गड्ढा किया, उसमें 150 उपले रखे यानी कि 100 नीचे और 50 संपुट के ऊपर, और अग्नि दे दी। उसके बाद ये किसके लिए उपयोग किया गया? अभ्रक, ताम्र, रजत, स्वर्णमाक्षिक आदि की भस्म बनाने के लिए उपयोग किया गया। पुट के बारे में पढ़ा। अब हम किसके कुकुट पुट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कुकुट पुट क्या होता है? कुकुट पुट में हमने ज़्यादा उपले नहीं लेने, केवल 10 उपले लेने हैं। 10 उपले यानी कि 5 ऊपर और 5 नीचे। ठीक है, अब कैसा होता है? कुकुट यानी कि 2 बिंता का गड्ढा करना है, 2 बालिस्त का ही गड्ढा करना है। ठीक है, भूमि में 2 बिस्तर लंबा चौड़ा एवं गहरा गड्ढा खोदकर अध कंठ पर्यंत उपले भरकर संपुट रखकर नीचे से आधे उपले ऊपर भरकर अग्नि को कुकुट पुट कहा जाता है। 1 हाथ लंबा चौड़ा एक गहरा गड्ढा खोदकर अधकंठ पर्यंत उपले भरकर संपुट रखकर नीचे से आधे उपले ऊपर भरकर अग्नि देने को कुकुट पुट कहते हैं। 1 हाथ लंबा चौड़ा और गहरा गड्ढा जिसमें 10 बैनपल द्वारा अग्नि देते हैं। लंबा चौड़ा एवं गहरा कुकुट पुट कहलाता है। ठीक है, यानी कि एक बालिस्त का गड्ढा जो होता है, लंबा हो, चौड़ा हो और गहरा हो, वो कुकुट पुट कहलाता है। 16 अंगुल लंबा चौड़ा और गहरा गड्ढा हो, 16 अंगुल होना चाहिए। 6 अंगुल लंबा चौड़ा और गहरे गड्ढे में उपले द्वारा अग्नि दी जाती, केवल 6 अंगुल में ही दी जाती है। ठीक है, तो 10 उपले हैं, 2 बिंता का गड्ढा यानी कि 2 बालिस्त का गड्ढा है, एक बालिस्त गहरा हो, एक बालिस्त चौड़ा हो, ऐसे करके ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है कुकुट पुट। ठीक है, अच्छा, इसका उपयोग क्या होता है? इसका गौदंती स्फटिक सुधा सिक्ता की भस्म बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये इसके उपयोग है। अब जो पुट है वो है कपोत पुट। ये सबसे छोटा पुट होता है, इसे हम लघु पुट भी कहते हैं, मृदु पुट भी कहते हैं और स्वल्प पुट भी कहते हैं। इसमें हम एक बिंता का गड्ढा करते हैं, भूमि में एक छोटा सा गड्ढा खोदकर केवल 8 उपले द्वारा औषधि युक्त पारद को भस्म करने के लिए संपुट में बांधकर जो अग्नि दी जाती है उसे कपोत पुट कहते हैं। कपोत पुट को लघु पुट, मृदु पुट तथा स्वल्प पुट भी कहा जाता है। इसका आयाम विस्तार
एक बालिस्त लंबा चौड़ा एवं गहरा गड्ढा माना जाता है। केवल एक बालिस्त है। उसके बाद इसकी जो उपयोग है वो है पारद की भस्म बनाने के लिए कपोत पुट का उपयोग किया जाता है। केवल एक बिंता का इसमें गड्ढा किया जाता है और 8 उपले इसमें उपयोग में लिए जाते हैं। अब जिस पुट की बात करने वाले हैं वो है भांड पुट। भांड पुट क्या होता है? एक बड़े भांड में तुष भरकर उसमें मध्य द्रव्य युक्त मूसा स्थगित कर अग्नि देने को भांड पुट कहते हैं। इसमें तुष को जलाया जाता है जिसके द्वारा द्रव का पाक होता है। इसे ही कुंभ पुट अथवा दांड पुट भी कहा जाता है। हड़ताल, सोमल आदि का भस्म बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये भांड पुट है। इसमें केवल तुष भरकर हम करते हैं। तुष भरकर उसमें जो द्रव्य होता है उसको द्रव्य का पाक होता है। और उसके बाद इसे हम कुंभ पुट भी कहते हैं, मृदाल पुट भी कहते हैं और हड़ताल, सोमल आदि भस्मों बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया भांड पुट। अब जो पुट है वो है गौम्य पुट। गौम्य पुट का होता है जब गाय बांधी जाती है वहाँ पे गाय के खुर मतलब जो गाय का पैर होता है ना नीचे, तो खुर से खुदा हुआ उसको खुर बोलते हैं। तो उससे खुदा हुआ शुष्क चूर्ण रूप का गोबर गौम्य कहलाता है। पारद साधन यानी कि भस्म निर्माण हेतु ये बहुत उत्तम होता है। गोबर का तुष यानी कि भूसी या अनाज का छिलका द्वारा जो अग्नि दी जाती है उसे गोबर पुट कहते हैं। यह रस इसका उपयोग रस्म भस्म सिद्धि के उपयोगी होता है। तो गाय गोबर पुट क्या होता है? जहाँ पे गाय बांधी जाती है उसका जो खुर होता है उससे खुदा हुआ शुष्क चूर्ण रूप का गोबर जो गौम्य कहलाता है उसको क्या करेंगे? पारद साधन यानी कि भस्म निर्माण हेतु यह उत्तम होता है। गोबर या तुष द्वारा जो अग्नि दी जाती है उसे हम गोबर पुट कहते हैं। ये रस्म भस्म सिद्धि में भी उपयोगी होता है। गौम अथवा तुष का प्रमाण 2 मालिक होता है यानी कि 64 तोला होता है लेना बताया गया है। कुछ लोग इसे जमीन के ऊपर लगाने का निर्देश देते हैं। पुट देने के लिए ब्रहण भांड का निर्देश पात्र के रूप में मिलता है। इसके द्वारा क्या किया जाता है? पहले तो रस भस्म सिद्धि में उपयोग किया जाता है और क्या पारद भस्म के निर्माणार्थ भी किया जाता है। तो ये हो गया गौम्य पुट। अब जो नेक्स्ट पुट है वो है बालुका पुट। बालुका पुट क्या होता है? द्रवयुक्त मूसा को नीचे ऊपर चारों ओर से प्रतत बालुका से आच्छादित कर जो पुट दिया जाता है उसे बालुका पुट कहते हैं। इस पुट के लिए एक भांड लिया जाता है जिसमें नीचे आधा भाग प्रतत बालुका से भरकर उस पर द्रव्ययुक्त मूसा रख दी जाती है। पुनः ऊपर से शेष भाग को प्रतत बालुका से भरकर ढक दिया जाता है। बालुका के मध्य में मूसा या संपुट होता है। पात्र को नीचे से अपेक्षित समय तक अग्नि दी जाती है। इसी भांड में बालुका के स्थान पर लवण, भस्म, क्षार आदि रखने का भी विधान मिलता है। उसके बाद इसका उपयोग क्या किया जाता है? हड़ताल एवं सोमल का मारण किया जाता है। तो ये होता है बालुका पुट। भूधर पुट क्या होता है? जमीन गर्त में द्रवयुक्त मूसा रखकर उसके चारों ओर 2 अंगुल मिट्टी अथवा बालुका का स्तर बिछाकर ढक दें। पश्चात ऊपर उपला बिछाकर अग्नि दें। इसे भूधर पुट कहते हैं। यहाँ उपलों का कोई मान नहीं बताया अतः द्रव के बलाबल का विचार कर उपलों की मात्रा का निश्चय करना चाहिए। इसका उपयोग सोमल का पाक किया जाता है। लावक पुट क्या होता है? एक पल शुष्क गौम या तुष के ऊपर द्रवयुक्त मूसा या शराब संपुट छोटा शराब पुट रखकर अग्नि जलाकर जो पुट दिया जाता है उसे लावक पुट कहते हैं। अत्यंत मृदु द्रव्यों के पाक के लिए इस पुट का उपयोग किया जाता है। उपयोग मृदु द्रव्यों के भस्म निर्माणार्थ इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया पुट। पुट अनियुक्त स्थल पर कर्तव्य। जहाँ किसी पुट का निर्देश नहीं किया हो ऐसे स्थल पर ग्रहित द्रव्य के बलाबल का विचार कर पुट का निश्चय करना चाहिए। द्रव्य का बलाबल का तात्पर्य द्रव का संघन, कांडिन्य और मृदुत्व, अग्निसत्व तथा द्रव्य की मात्रा आदि से है। तो ये हो गया लावक पुट। पूरा पुट कंप्लीट हो चुका। उपलों के पर्याय क्या होते हैं? उपलों के पर्याय होते हैं पिष्टिक, छगड़, छाण, उपल, गिरिंड, उपल, साठी एवं वराटी। ये उपल के पर्याय हैं। तो यहाँ पे उपल के पर्याय हो गए। होने के बाद नेहा ने प्रीति को बहुत प्यार से थैंक यू बोला और कहा थैंक यू, तेरी वजह से मुझे सब कुछ समझ में आ गया।